नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं गंगा सवेरा। मैं हूं आपके साथ जया मिश्रा। नमस्कार, जया के साथ मैं हूं राजेंद्र देव और आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत। यूपी उत्तराखंड समेत तमाम अहम खबरों के साथ हाजिर हैं हम। और बात चाहे राजनीति की हो या फिर राजनेताओं की, हर चुनावी खबर आपको इस बुलेटिन में दिखाएंगे। हर खबर अलग और बिल्कुल नए अंदाज में आपके साथ। चलिए शुरू करते हैं हमारा खास बुलेटिन गंगा सवेरा। आज होने वाली मोदी मंत्रिमंडल की बैठक में कृषि कानूनों को वापस लेने वाले प्रस्ताव को मंजूरी मिल सकती है। केंद्रीय कैबिनेट की बैठक आज दिल्ली में प्रधानमंत्री आवास पर होनी है। इस बैठक के दौरान केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक में तीनों कृषि कानूनों को शीतकालीन सत्र में निरस्त करने के लिए लाए जाने वाले विधेयक पर चर्चा। और इसके साथ ही आपको बताएं कि 3 कृषि कानूनों को निरस्त करने वाला विधेयक 29 नवंबर को संसद के शीतकालीन सत्र में लोकसभा में पेश किया जाएगा। और सरकार कृषि कानून निरस्त विधेयक 2021 यानी कि एग्रीकल्चर लॉ रिपेलिंग बिल को लिस्ट करेगी और आज इस बिल को मोदी कैबिनेट अपनी मंजूरी देगी, जिसके बाद ये विधेयक बन जाएगा और इसे मोदी सरकार संसद के पटल पर रखेगी। शीतकालीन सत्र में निरस्त होने वाले विधेयक की लिस्ट में पहला विधेयक किसान उपज व्यापार और वाणिज्य यानी संवर्धन और सुविधा अधिनियम 2020, दूसरा विधेयक आवश्यक वस्तु संशोधन अधिनियम 2020 और तीसरा विधेयक किसान सशक्तिकरण और संरक्षण मूल्य आश्वासन और कृषि सेवा अधिनियम 2020 शामिल हैं। ये वो 3 कृषि कानून हैं जिनको निरस्तीकरण के फैसले पर आज कैबिनेट मुहर लगा देगी और प्रधानमंत्री आवास पर यह बैठक होगी। एक महत्वपूर्ण बैठक। ये देखिए आप, ये तीनों ये कानून जिनको निरस्त करने के फैसले पर आज कैबिनेट मुहर लगाने जा रही है। तीनों कानूनों के नाम इस वक्त आपकी स्क्रीन पर। यही 3 कानून जो है वो लगातार आंदोलन जो हो रहा है किसान, उसकी वजह बने हुए थे। इनको वापस लेने की घोषणा कर दी है प्रधानमंत्री ने। और वहीं यूपी चुनाव होने वाले विधानसभा चुनाव के लिए समाजवादी पार्टी प्रचार में जुटी हुई है। साथ ही वो छोटे दलों के साथ गठबंधन भी कर रही है। अखिलेश ने पूर्वी यूपी में सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के साथ गठबंधन किया, तो वहीं वेस्ट यूपी में आरएलडी के साथ गठबंधन भी हो चुका है। बस औपचारिक ऐलान बाकी है। मंगलवार को अखिलेश और जयंत चौधरी की लखनऊ में मुलाकात के बाद ये भी साफ हो गया कि सीटों के बंटवारे को लेकर अटकी बात पर अब बात बन चुकी है। जी हाँ, बात बनने के बाद उम्मीद है कि आज लखनऊ में सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव और आरएलडी अध्यक्ष जयंत चौधरी एक साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सकते हैं। इसमें दोनों दलों के नेता गठबंधन का औपचारिक ऐलान कर सकते हैं। चर्चा यह भी है कि जयंत चौधरी की पार्टी आरएलडी को पश्चिमी यूपी में 36 सीटें मिल सकती हैं, जबकि 2 से 3 सीटों पर आरएलडी के चुनाव चिन्ह पर सपा नेता चुनाव लड़ेंगे। ये बात निकलकर सामने आ रही है। तो समाजवादी पार्टी और आरएलडी के गठबंधन को लेकर पश्चिमी यूपी के गणित को समझना बहुत आवश्यक है। चलिए आपको समझाते हैं कि क्या है पश्चिमी यूपी में सियासी समीकरण। और देखिए, पश्चिमी यूपी का गणित यह है कि जिले यहां पर 26 हैं, विधानसभा सीट 136 है, लोकसभा सीट 27 है, कुल आबादी यहां पर 7.12 करोड़ से ज्यादा है। हिंदू आबादी की हम बात करते हैं तो यहां पर 72.29% हिंदू आबादी है, जबकि मुस्लिम आबादी 26.29% है। तो ये राजनीतिक समीकरण अभी जय ने आपको बताए इस पूरे क्षेत्र में। तो अभी हमने आपको पश्चिम यूपी के समीकरण बताए हैं और अब आपको बताते हैं कि सपा से गठबंधन करने वाली रालोद पश्चिम यूपी में कितनी पकड़ अपनी रखती है। देखिए, पश्चिम में रालोद की ताकत 13 जिलों में अच्छा प्रभाव है। जाट वोट पर अच्छी पकड़ है। जाट मुस्लिम बहुल क्षेत्र का यहां पर फायदा भी है और पश्चिमी यूपी में जाट प्लस मुस्लिम समीकरण हिट है। रालोद के गठबंधन का सपा को फायदा मिलेगा। जी हाँ, अगर ये हमने आपकी स्क्रीन पर समीकरण रखे और बताया कि आरएलडी का प्रभाव क्या है। अगर ये गठबंधन होता है जो कि लगभग तय है और जिसका सिर्फ औपचारिक ऐलान बाकी रह गया है, तो उसके बाद भाजपा के लिए पश्चिमी यूपी की सीटें बहुत मुश्किल होने वाली हैं।
क्या होंगी भाजपा के लिए चुनौतियां, अब आपको हम बताने जा रहे हैं। राष्ट्रीय लोकदल का प्रभाव हमने आपको बताया, कैसे समाजवादी पार्टी को इसका फायदा होगा ये हम आपको बताने का प्रयास कर रहे हैं, क्योंकि अच्छा खासा प्रभाव है आरएलडी के जो लॉयल वोटर्स हैं उनका पश्चिमी उत्तर प्रदेश में, और समाजवादी पार्टी के गठबंधन के बाद आरएलडी के निश्चित रूप से समाजवादी पार्टी को फायदा मिलता दिखाई दे रहा है किसान आंदोलन की पृष्ठभूमि में। और यह है भाजपा की चुनौती। मुस्लिम और जाट बहुल जिले होने की वजह से भाजपा की राह आसान नहीं होगी। यहाँ पर कृषि कानूनों और किसान आंदोलन चुनौती बन सकते हैं भारतीय जनता पार्टी के लिए। गन्ना किसानों के मुताबिक गन्ना मूल्य में बढ़ोतरी न होना भी एक चिंता की बात। जाट पिछले लंबे वक्त से भाजपा से नाराज चल रहा है। भारतीय जनता पार्टी के लिए सपा रालोद का संभावित गठबंधन मुश्किल होगा। और कृषि कानून और किसान आंदोलन यहां पर चुनौती बन सकता है। पश्चिम यूपी में भाजपा की मुश्किलें बढ़ा सकता है। सीट बंटवारे को लेकर औपचारिक ऐलान आज हो सकता है। जानकारी इस बात की है कि दोनों ही नेताओं के बीच, दोनों ही पार्टियों के बीच सीटों के बंटवारे को लेकर बात बन चुकी है और आज इसका औपचारिक ऐलान किया जाएगा। लेकिन किस तरीके से फायदा मिल सकता है पश्चिम यूपी में समाजवादी पार्टी को, रालोद का, जयंत चौधरी का, ये हम आपको बता रहे थे। कल जब अखिलेश यादव के आवास पर मुलाकात की जयंत चौधरी ने, तो उस वक्त वहां पर मौजूद थे हमारे सहयोगी अनुभव शुक्ला। इस वक्त हमारे साथ सीधा कनेक्ट है लखनऊ से। अनुभव, कल कितनी देर मुलाकात चली जयंत चौधरी की अखिलेश यादव की, और जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की बात हो रही है कि एक ज्वाइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस हो सकती है, क्या वो आज होगी, और अगर आज होगी तो क्या वक्त होगा और कहां होगी? देखिए, बिल्कुल कल जो मुलाकात हुई वो तकरीबन 1.5 घंटे तक चली जयंत चौधरी के बीच, अखिलेश यादव के बीच। और चूंकि जयंत चौधरी सीधे एयरपोर्ट से अखिलेश यादव के आवास पर ही पहुंचे थे, वन विक्रमादित्य मार्ग पर जो उनका निजी आवास है वहीं पर वो पहुंचे थे और वहीं ये बैठक चली। देखिए, बार बार यही कहा जा रहा है कि गठबंधन का ऐलान अब हो सकता है, क्योंकि अब औपचारिक रह गया है, केवल ऐलान करना है। जब दोनों नेताओं ने फोटो ट्वीट कर दी मुलाकात की, और कैप्शन एक ने लिखा कि बढ़ते कदम, एक ने लिखा कि जयंत चौधरी के साथ नई दिशा की ओर बढ़ते कदम, तो जाहिर सी बात है कि बातचीत सारी फाइनल हो चुकी है, केवल औपचारिक ऐलान होना है। हालांकि अभी तक पार्टी की तरफ से कोई सूचना ऐसी नहीं दी गई है कि आज कोई संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी, लेकिन ये ज़रूर है कि इसकी घोषणा जब भी होगी तो एक ज्वाइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी। अखिलेश यादव मौजूद रहेंगे, जयंत चौधरी मौजूद रहेंगे, और वो लखनऊ में ही प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी। लेकिन अब ये भी कहा जा रहा है कि शायद आज ना होकर वो कल हो, यानी 25 तारीख को इसकी संभावना ज़्यादा जताई जा रही है। और देखिए, जयंत चौधरी जिस तरीके से किसान आंदोलन हुआ उसके बाद आरएलडी ने जैसे खुद को एक्टिव किया, वेस्टर्न यूपी में तमाम जगहों पर किसान महापंचायतों में वो गए, खुद उनकी पार्टी ने आयोजित किया, और उसके बाद जो सपोर्ट उन्हें मिला, तब से जयंत चौधरी को ये लग रहा था कि अब हम 45 से 50 सीटें गठबंधन में लेंगे और 19 सीटों पर लड़ेंगे। पर वहीं पर बात फंसी हुई थी, वहीं पर बात अटकी हुई थी, क्योंकि इनका तो पहले से ही गठबंधन है। आप देखिए, अगर 2018 के जब उपचुनाव हुए लोकसभा के, तब भी इनका गठबंधन था। फिर उसके बाद 2019 में जब लोकसभा के चुनाव, तब भी गठबंधन था। हाल ही में जब उपचुनाव हुए विधानसभा की सीटों के, तब भी इनका गठबंधन था। तो गठबंधन इनका कंटिन्यू है। पर यह है कि इस बार जयंत चौधरी को ये लग रहा है कि जिस तरीके से किसानों के बीच पार्टी की एक तरीके से जो 2014, बिल्कुल अनुभव, आप ये कह रहे हैं कि बात सीटों के बंटवारे पर अटकी हुई थी और किसान आंदोलन की पृष्ठभूमि में आरएलडी ज्यादा सीटों की डिमांड कर रही थी। गठबंधन तो पहले से ही था। बहुत बहुत धन्यवाद आपका अनुभव इन तमाम जानकारियों के लिए। और अब बात यूपी के सबसे बड़े प्रोजेक्ट जेवर एयरपोर्ट की करते हैं, जिसकी नींव कल यानी कि 25 नवंबर को पीएम मोदी रखेंगे। लेकिन इस प्रोजेक्ट के क्रेडिट लेने की होड़ भी दिखाई दे रही है। अखिलेश यादव जहां इसे समय समय पर अपनी सरकार का प्रोजेक्ट बताकर भाजपा पर निशाना साधते हैं, तो वहीं अब सीएम योगी ने पलटवार किया है। और अब देखिए क्रेडिट पर कैसे चल रही है जंग। ये समाजवादी काम है। आज भी उद्घाटन समाजवादी सरकार के हो रहे हैं। विगत 4.5 वर्ष के अंदर प्रदेश के अंदर इंफ्रास्ट्रक्चर की दिशा में जो नए कार्य
सबके सामने है। चुनावी समर में क्रेडिट की जंग, सत्ता पक्ष और विपक्ष में सियासी संग्राम। यूपी की सियासी जंग मुद्दों से हटकर अब क्रेडिट पर आ गई। मतलब किसका काम, किसका नाम, इसको लेकर सपा और भाजपा में जंग छिड़ी थी कि अब बसपा अध्यक्ष मायावती भी मैदान में कूद गई। जब सपा इधर पावर में थी, अब बीजेपी है, तो मेरे ही कार्यों को वो इधर उधर उसके शेप बदल के वो तो उसको वो अपने कार्य दर्शाते रहे हैं। जबकि जो मैंने कार्य किए हैं तो मेरे ख्याल आज तक आज़ादी के बाद लंबे अरसे तक इधर कांग्रेस पार्टी पावर में रही, उसने भी नहीं किए, अन्य किसी पार्टी ने भी इतने कार्य नहीं किए हैं। क्रेडिट की इस जंग में मायावती की भले ही नई एंट्री हो, लेकिन अखिलेश यादव और भाजपा के बीच लड़ाई पुरानी है। लेकिन जेवर एयरपोर्ट को लेकर यह लड़ाई तेज हो गई है, क्योंकि 25 नवंबर को पीएम मोदी इसका शिलान्यास करने आ रहे हैं। ऐसे में अखिलेश कुछ कहते उससे पहले ही यूपी सरकार के प्रवक्ता सिद्धार्थनाथ सिंह ने अखिलेश पर तंज कसते हुए हमला बोला है और अखिलेश को क्रेडिट चोर बताया है। ऐसे में सवाल बड़ा है कि क्या यूपी में क्रेडिट लेने की होड़ मची है, और मची है तो क्या इसका चुनाव में कोई असर होगा, क्योंकि जेवर एयरपोर्ट को सूबे की योगी सरकार अपना सबसे बड़ा प्रोजेक्ट बता रही और जेवर एयरपोर्ट के भूमि पूजन को भी भव्य बनाने की तैयारियां की जा रही हैं, जहां पीएम मोदी विशाल रैली करेंगे, जिसके लिए 12 लाख स्क्वायर फीट का टेंट बनाया गया है। भाजपा दावा कर रही है कि पश्चिमी यूपी की ये सबसे बड़ी रैली होने वाली है, जिससे यूपी का माहौल सेट किया जाएगा। तैयारी में कोई कमी न रह जाए, इसके लिए मंगलवार को सीएम योगी जेवर पहुंचे, जहां तैयारियों का जायजा लिया। आपको बता दें कि जेवर एयरपोर्ट की बात करें तो ये दुनिया का चौथा सबसे बड़ा एयरपोर्ट होगा, जिसका पहला चरण 2024 तक बनकर तैयार हो जाएगा। इस एयरपोर्ट के बनने के बाद भविष्य में यूपी के पास कुल 5 एयरपोर्ट हो जाएंगे, क्योंकि लखनऊ और वाराणसी में पहले से ही एयरपोर्ट मौजूद हैं। कुशीनगर एयरपोर्ट का उद्घाटन भी हो चुका है और अब अयोध्या और जेवर इंटरनेशनल एयरपोर्ट का तेजी से काम पूरा हो रहा है। लेकिन मुद्दे की बात यह है, क्या क्रेडिट लेने की लड़ाई जेवर एयरपोर्ट पर भी होगी? एबीपी गंगा के लिए नोएडा से बलराम पांडे की रिपोर्ट। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और आपको धुआंधार अंदाज में चुनाव से जुड़ी खबरें दिखाते हैं। धुआंधार 22 चलिए शुरू करते हैं। बागपत में भाजपा किसान मोर्चा ने निकाली ट्रैक्टर रैली। पश्चिमी यूपी में भाजपा ने दिखाई ताकत, बड़ी संख्या में कार्यकर्ता ट्रैक्टर रैली में हुए शामिल। कानपुर में दिखी सपा नेता की दारोगा को वर्दी उतरवाने की धमकी, सीएम विरोधी पोस्टर लगाने वाले दारोगा ने रोका था। सहारनपुर में भाजपा का युवा उत्थान सम्मेलन, खेल मंत्री अनुराग ठाकुर ने युवाओं से की भाजपा से जुड़ने की अपील। चुनाव से पहले युवाओं को लुभाने में जुटी बीजेपी। अनाथ बच्चों की मदद के लिए पीएम केयर फॉर चिल्ड्रेन योजना की शुरुआत हुई। लखनऊ में राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने योजना का शुभारंभ किया। समाज सेवी संस्थाओं से मदद की अपील की। सपा और आरएलडी के गठबंधन पर कांग्रेस का निशाना, एमएलसी दीपक सिंह ने कहा कोरोना काल में लोगों की मदद के लिए करना चाहिए था गठबंधन। जी हाँ, यूपी विधानसभा चुनाव को लेकर आखिर कैसी सियासी बयार बह रही है, लोग क्या सोच रहे हैं, किन बातों पर चर्चा कर रहे हैं, उनके मुद्दे क्या हैं, ये समझने के लिए जानना आवश्यक है कि आखिर चल क्या रहा है। और अब हम आपको लेकर चलते हैं अमरोहा, जहां हमारे संवाददाता अफसर अली मौजूद हैं, जो सीधे आम लोगों से करेंगे बात और पूछेंगे कि 2022 चुनाव से पहले उनके दिल और दिमाग में क्या चल रहा है। के चुनाव को लेकर जनता में क्या चल रहा है, और मैं अमरोहा में हूँ। अमरोहा वो शहर है जहाँ जहरीला बिच्छू भी डंक नहीं मारता। और जान लेते हैं यहाँ के लोगों को आके 2022 में क्या चल रहा है। क्या नाम है भैया आपका? गौरांग गुप्ता। क्या लगता है 2022 के चुनाव को? देखिए, हमारा मानना ये है कि जैसे हमारे योगी जी, मोदी जी कई सारी योजनाएं निकाली हैं उन्होंने, जैसे आयुष्मान कार्ड हो गया, अब डिजिटल इंडिया हो गया, मेक इन इंडिया हो गया, ऐसे कई सारी चीज़ें निकाली हैं जो कहीं ना कहीं हम सभी लोग, जितने भी लोग हैं पूरे देश भर में, कहीं ना कहीं उसका फ़ायदा ज़रूर उठा रहे हैं। चुनाव जनता पर निर्भर है।
जनता ही चुनाव का फैसला करेगी। अगर माननीय मुख्यमंत्री योगी जी आदित्यनाथ जी ने काम करा है तो जनता उन्हें चुनेगी, अर्थात जिसने काम करा है जनता उसे चुनेगी। जनता खुली हुई है, जनता जिसे चाहे मुख्यमंत्री बना दे, जिसे चाहे मुख्यमंत्री पद से हटा दे। जो विकास करेगा जनता उसके साथ है। भाई जनता बीजेपी सरकार से बहुत परेशान है और जितने वादे मोदी योगी सरकार ने किए थे पूरी तरह से फेल है। उन्होंने अपने घोषणा पत्र में युवाओं को रोजगार देने की बात कही थी, ना ही युवाओं को रोजगार दिया है। इस सरकार से छात्र परेशान है, नौजवान परेशान है, किसान परेशान है, महिलाएं परेशान है। अमरोहा की मुख्य समस्याएं भैया सड़कों की थी। आप भैया जो कह रहे हैं सड़कें नहीं है, मुझे कोई एक सड़क दिखा दी इस पर गड्ढे आज की डेट में। पहली बात तो जो पिछले 20 साल में नहीं हुआ वो इस जो हमारे चेयरमैन साहब बने हैं उन्होंने ये काम कराया है। क्या लगता है लगातार पेट्रोल डीजल के भी दाम बढ़ रहे हैं, इसको लेकर जनता क्या सोचती है? सर ये जनता को कहा गया था गरीबी मिटाएंगे, गरीबी ही मिट रही है। डीजल पेट्रोल कहाँ पहुँच गया, फिर गैस कहाँ पहुँच गई, जबकि ये रोज़ डेली के हैं। दिल्ली में ये हाल है, आदमी क्या करे गरीब आदमी। जी मेरा मानना तो ये है कि भारतीय जनता पार्टी को आना चाहिए दोबारा सत्ता में, क्योंकि एक बार आकर कोई भी पार्टी सिद्ध नहीं कर सकती कि वो मतलब अचानक से सारे काम कर दे या सारे भ्रष्ट नेताओं को दूर कर दे, जो भी है ऐसा नहीं कर सकती है। और बात रही बलात्कार की, तो ये पहले ही पार्टियों में भी हुआ करते थे, पर उसमें बहुत सुधार किया इन लोगों ने। जैसे पहले ज़्यादा हुआ करते थे, अब बहुत कम होते हैं। क्या रहेगा भैया इस बार? इस बार तो भाई ऐसा लग रहा है कि समाजवादी सरकार आएगी इंशाल्लाह, और 300 प्लस जाएगी इंशाल्लाह। अखिलेश यादव हमारे मुख्यमंत्री बनेंगे और महबूब अली जो है कैबिनेट मंत्री बनेंगे इंशाल्लाह। तो ये थी अमरोहा की जनता, जिनका अलग अलग जो है अपने मुद्दे रखे, एबीपी गंगा के सामने अलग अलग जो है प्रतिक्रियाएं दी। और अमरोहा का जल निकासी का मुद्दा अहम माना जाता है और 2022 का जैसे ही चुनाव नज़दीक आ रहा है, इसी तरह से राजनीतिक पार्टियां भी सक्रिय हो गई हैं और अपने अपनी जीत का दावा भी कर रही हैं। अफसर अली, एबीपी गंगा, अमरोहा। तो देखा आपने अमरोहा में क्या चल रहा है।